नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फेज इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज कॉपर सल्फेट जल तंत्र। कॉपर सल्फेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं और इनबिल्ट होने की वजह से इसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट में हाइड्रिक है। हाइड्रिक मानी उसके अंदर कुछ मात्रा में उपस्थित है। कॉपर सल्फेट विभिन्न संभावित हाइड्रेटो में पाया जाता है। इस तंत्र में ठोस गैस साम्य में पाई जाती है। गैस प्रवस्था में जल वाष्प होती है। इस तंत्र के अध्ययन के लिए अलग अलग विधियों को हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नियत ताप पर तौलकर संघटक बदलने से दाब परिवर्तन का निर्धारण, और दूसरा है नियत दाब पर लवण के विभिन्न घटकों के ताप अपघटन के लिए आवश्यक ताप का निर्धारण। विभिन्न लवण हाइड्रेट जैसे तंत्र के अध्ययन के लिए प्राय पहली विधि काम में ली जाती है, मानी कि नियत ताप पर तौलकर संगठन बदलने से दाब परिवर्तन विधि। इसमें नियत ताप पर निर्जल लिए तो जल वाष्प में संपर्क में लाया जाता है और साम्य में दाब निर्धारण करते हैं। वैकल्पिक विधि में उच्चतम ज्ञात हाइड्रेट का नियम ताप पर जल वाष्प को पंप से छोड़कर निर्जलीकरण किया जाता है। साथ ही इसमें पर विभिन्न लवण हाइड्रेटों के अपघटन दाब को ज्ञात करते हैं। नियत ताप पर किसी लवण हाइड्रेट के विभाजन के अंतराल में दाब स्थिर रहता है। देखिए ये पहली वाली स्थिति कॉपर सल्फेट के जाल जल के मोल, यानी कि यहां पर दाब ले लिया, यहां पर कॉपर सल्फेट के जल के मोल O2G। एक ग्राफ इस तरह से बना, ए से बी, बी सी, डी, ई और एफ। ये निर्जलीय कॉपर सल्फेट है। इसमें देखिए दूसरे वाले में देखिए कॉपर सल्फेट के जल के मोल हैं, तो ये ग्राफ इस तरह से बना, मानी कि ए बी सी डी मानी अपर, ये 25 डिग्री तक का ग्राफ है, ये 50 डिग्री तक का ग्राफ है। प्रारंभ में लिया जाने वाला पंप द्वारा जल वाष्प को हटाकर निर्जलीकरण किया जाता है। इस पर हाइड्रेटों व सामान्य दाब वाष्प दाब निम्न है, जैसे ए बी पर कॉपर सल्फेट 5H2 इक्वल टू कॉपर सल्फेट डॉट 3H2 प्लस H2, मानी कि इसमें से 2 H2 जाएंगे, इसमें 3 H2 बाहर निकल गए और H2 बच गया। दूसरे में सी डी पर कॉपर सल्फेट 3H2 बचा, उसमें से कॉपर सल्फेट में से 4H2 और 2H2 बाहर निकल गया। इसी तरह कॉपर सल्फेट H2 में से SO4 H2O, मानी ये 7.8 मिलीग्राम Hg पर है, ये 5.6 पे है, ये 0.8 पे है। अलग अलग प्रेशर के ऊपर ये घटना हम देखने को मिलती है। देखिए उपरोक्त प्रथम समय में दाब वाष्प दाब नियत रहता है तब तक से जब तक इसे अधिक मात्रा में जल वाष्प होता है। जैसे ही अधिक में जल वाष्प पंप द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है तो अचानक दाब घट रहा होता है, एक नई साम्य स्थापित हो जाता है। में ये परिणाम देखने को मिलता है जिसमें धीरे धीरे जल मिलाने से प्राप्त होता है। इस निर्जलीकरण को अन्य तापों पर भी ज्ञात कर सकते हैं। उच्चतर ताप पर वाष्प दाब उच्चतर होता है, जैसे कि उपरोक्त चित्र में देखा हमने, तीनों साम्य में वाष्प दाब क्रमशः कम ज्यादा होते रहते हैं। इस तंत्र में वियोजन दाब पर तीन प्रवस्था साम्य में होती है, दो ठोस की, लवण हाइड्रेट और जल वाष्प। अतः स्वतंत्रता कोटि क्या होगी, एक होगी और तंत्र एक चर्य होगा, मोनोमेरिक होगा। चित्र में देखेंगे ए बी रेखा पर एक व मध्य समानांतर रेखा होती है, जैसे ए से बी की ओर जाते हैं वैसे वैसे कॉपर सल्फेट 5H2 की मात्रा घटती है और उसकी मात्रा बढ़ती है। बी पर प्राप्त होता है दाब तेजी से गिरावट आती है, उसको ए बी आरेख हमें प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट और में साम्य रहता है, जैसे ए से बी की ओर जाते हैं मात्रा बढ़ाई जाती है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, बिंदु बी प्राप्त होता है, दाब में अचानक वृद्धि होती है और नई साम्य स्थापित हो जाता है। अब हिम मिश्रण क्या होता है कि फ्रीजिंग मिक्सर, बर्फ में किसी भी लवण को मिला देने पर तापमान में कमी आती है, जो कुल्फी वाले इसका यूज करते हैं। माना कि कुछ लवण जैसे कि आदि में बर्फ में डाला जाता है तो कुछ लवण जल में घुल जाते हैं, अतः तीनों प्रवस्थाएं ठोस, बर्फ में ठोस लवण और विलेय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये तीनों प्रवस्थाएं गलन, क्रांतिक ताप, इक्वटिक टेम्परेचर के पिघलने और लवण की घुलने में दोनों ही प्रक्रमों में उष्मा का अवशोषण होता है। यदि तंत्र परिपार्श्विक से उष्मा न लेने की स्थिति में हो तो तंत्र का ताप कम हो जाता है। अतः जब तक गलन ताप प्राप्त न हो जाए तब तक ये कमी संभव है। लवण में जल बर्फ में लवण मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हिम मिश्रण कहते हैं। ये उसके तापक्रम में कमी लाता है। इस प्रकार के लवण के आधिक्य और बर्फ की उपस्थिति में प्राप्त होने वाले न्यूनतम ताप तंत्र में गलन क्रांतिक ताप का निर्धारण होता है। इसे सारणी में देखिए तो अलग तरह से देखिए, लवण तंत्र में क्रांतिक ताप, जिसे NH4Cl में बर्फ मिला दी तो बर्फ में NH4Cl मिला दिया इस तरह से, तो क्रांतिक गलन ताप कितना था इसका पहले
20.1 था, अब हो गया -16.0। NH4NO2 मिला दिया इसमें तो 43 था, कितना हो गया -18। NaNO2 में बर्फ NaNO2 मिला दिया तो कितना हो गया -18। NaCl में 2H2 मिला दिया तो 23 से -22। Ki मिला दिया तो 23। कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया तो कितना हो गया -55। तो इसका जो ताप है, तरंग क्रांतिक ताप है, वो परिवर्तित हो जाता है। दाब मानी लिक्विड लिक्विड मिक्सर की बात करें, द्रव के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पूर्णतः एक तो कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड, जिसका पता ही नहीं चलता है। इनमें दोनों द्रव एक दूसरे के किसी भी अनुपात में पूर्णतः विलयशील होते हैं। अद्रव्य, अल्प द्रव्य प्राय इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे बेंजीन, हेक्सेन, पेट्रोलियम आदि। एथिल अल्कोहल और जल भी एक दूसरे के पूर्ण रूप से मिश्रणी होते हैं। तो दूसरा होता है पार्सली मिसेबल। तो पार्सली मिसेबल लिक्विड ये वह स्थिति है जिसमें एक द्रव दूसरे द्रव के आंशिक रूप से विलयशील होता है, जैसे ईथर जल, फिनोल जल, हेक्सेनिल, एनिलीन, हेक्सेन आदि। इसमें विलेयता द्रवों के अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करती है। तीसरा होता है इमिसेबल, घुलता ही नहीं, माने कि एक तो कंप्लीटली मिसेबल, एक पार्सली और एक इमिसेबल। जब दो द्रव एक दूसरे की बिल्कुल भी विलयशील ना हो तो वह एक द्रव बनाते हैं। ऐसे द्रव्य अद्रव्य द्रवों का मिश्रण होता है, जैसे पारा और जल, जल, बेंजीन अल्कोहल आदि। किसी भी विलय किसी भी विलयन में विलय और विलय की अपेक्षित मात्रा व्यक्त करने के लिए कई पद काम लेते हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोलंस। यहां पर हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मोलरता। मोलरता क्या होती है? विलय के मोल 1 लीटर में उपस्थित हो। विलय के कितने मोल 1 लीटर में उपस्थित है, उसको बोलते हैं मोलरता। नॉर्मलता, विलय ग्राम तुल्यांक 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो। मोललता, 1000 ग्राम विलयन में विलय मोलों के घुले हुए हो। मोलंस, विलयन में समस्त मात्रा में किसी पदार्थ के मोलों तथा एवं विलयनों के सभी पदार्थों के कुल मोलों का अनुपात पूर्णतः मिश्रणीय होने वाले ध्रुव तो किसी भी अनुपात में मिलाने पर वास्तविक विलयन बन जाता है। इस प्रकार के 2 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, माने आइडियल लिक्विड मिक्सर और नॉन आइडियल लिक्विड मिक्सर। उपरोक्त समझने के लिए हमें राउल्ट का नियम देखना पड़ेगा। देखिए सबसे अब बात करते हैं राउल्ट का नियम। 1887 में राउल्ट ने द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित एक नियम दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल भिन्नों की समानुपाती होता है। कितने मोल भिन्न? जो पी जेड प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड, पीएस जो होता है पीएस प्रोपोर्शनल टू एक्स जीरो, अर्थात पीएस इज इक्वल टू पी जीरो एक्स जीरो, अर्थात पीएस क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब, P0 विलायक का वाष्प दाब, X0 विलायक का मोल भिन्न। दो ध्रुवों के मिश्रण से बना वह विलयन जिसमें ताप और दाब की हर स्थिति में ध्रुवों की सक्रियता उसके मोल भिन्न के तुल्य हो, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। माना द्रव A व B मिलाने पर पूर्ण मिश्रणीय विलयन प्राप्त होता है। तो यदि राउल्ट के नियम से द्रव द्रव पूर्णतः मिश्रित है, आदर्श विलयन का नियम लागू होता है, तो PA इक्वल टू XA PA0, PB इक्वल टू XB PB0, PA ए का आंशिक दाब, PB बी का आंशिक दाब, XA ए का मोल भिन्न, XB बी का मोल भिन्न, PA0 शुद्ध ए का वाष्प दाब और शुद्ध बी का वाष्प दाब। विलयन का कुल वाष्प दाब की बात करें, P इक्वल टू PA प्लस PB, अर्थात XA PA0 प्लस XB PO PB0। ग्राफ खींचा जाए तो इसमें एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बिंदु ए से डी को मिलाने वाली रेखा द्रव विलयनों के वाष्प दाब को प्रदर्शित करती है। यदि विलयन आदर्श सॉल्यूशन है तो वाष्प का वाष्प दाब उत्तर एडी पर स्थित होता है। अनादर्श विलयन हो तो द्रव का वाष्प दाब एडी के ऊपर कहीं भी स्थित हो सकता है, अर्थात राउल्ट का नियम की पालना नहीं करता वो। अब आता है हेनरी का नियम। विलियम हेनरी ने 1805 में पाया कि निश्चित ताप और दाब बढ़ाने से गैसों के द्रव में विलयशीलता बढ़ जाती है। हेनरी ने यही प्रेक्षण हेनरी के नियम के आधार पर, हेनरी के अनुसार क्या होता है? निश्चित ताप पर इकाई आयतन में द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। यह जरूरी है कि गैस विलयन में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया न हो, लेकिन अर्थात m स्मॉल m प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू kp, m विलय गैस की मात्रा, साम्यावस्था पर दाब और समानुपाती स्थिरांक k इक्वल टू। दाब में इस तरह का स्ट्रेट लाइन हमें घुली हुई गैस की मात्रा
गैस की सांद्रता के अनुरूप होती है एवं गैस की सांद्रता गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होती है। हेनरी नियम को इस प्रकार बता सकते हैं कि XZ प्रोपोर्शनल टू P2, मानी P2 X2 प्रोपोर्शनल टू P2, X2 इक्वल टू K डैश P2, P2 इक्वल टू X2 अपॉन K डैश, X2 विलेय गैस के विलायकों में मोल भिन्न, P2 गैस का दाब। हेनरी का द्वितीय नियम की बात करें तो गैस का द्रव्यमान उसके आयतन के समानुपाती होता है अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार, एवं दाब के अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो बाइल्स का नियम कहता है M इक्वल टू PV K डैश, तो M अपॉन P इक्वल टू K, उपरोक्त समीकरण में V इक्वल टू K अपॉन K डैश इक्वल टू K डबल डैश। अतः नियत ताप पर गैस के प्रत्येक दाब पर द्रव द्वारा गैस का अवशोषित आयतन समान होता है। तो अर्थात ये हो गया हमारे पास हेनरी का द्वितीय नियम। अब तृतीय नियम की बात करें तो किसी भी दाब पर द्रव के दिए गए आयतन और गैस अवस्था में समान आणविक रूप से गैस की सांद्रता C1 और C2 के बराबर, C1 अपॉन C2 इक्वल टू K डबल डैश, अर्थात हेनरी के नियम सामान्य और व्यापक इक्वेशन कहते हैं। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्रुव के वो विलयन जो राउट के नियम से विचलित हो जाते हैं, राउट के नियम की पालना नहीं करते, उन्हें बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक, यदि विचलन का वाष्प दाब आदर्श विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है तो धनात्मक विचलन दर्शाता है। यदि दो द्रव A व B को मिलाकर विलयन बनाया जाए